हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि मेरे गले में प्रॉब्लम होने की वजह से क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही थी। जब हो भी रही थी तो बीच-बीच में गैप करके हो रही थी। फिर आपकी क्लासेस बिल्कुल बंद कर दी गई थी क्योंकि समय का अभाव हो गया था। हालाँकि समय का अभाव तो अभी भी है, लेकिन आप काफ़ी परेशान हो रहे थे एलटी मेंस के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपने अभी तक थियरी पढ़ी है, उसको सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। हम यहाँ पर आंसर राइटिंग भी देखेंगे, बट आज मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं बताने वाली हूँ। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एलटी मेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कितने प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ हमें किस तरह से हमें लिखना होता है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले आप आज की क्लास तो आपकी हो ही रही है। कल एक क्लास आपकी होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे टीजीटी, पीजीटी जो आपका 31,000 प्लस पद आपके आने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसमें हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आप में से जिन लोगों ने भी एलटी का एग्ज़ाम दिया है आप में से 2-4 लोगों का कमेंट भी आया था कि आपको काफ़ी हेल्प मिली है और आपने यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिली है, आपने अच्छा किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप क्लासेस ले रहे थे, हम पे विश्वास कर रहे थे और आपको हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी के जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे थे। बट आपको पता है कि एलटी में आपके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड थी, जिनको हम यहाँ पर कवर नहीं किए थे। तो उम्मीद है कि आपने उसे कहीं न कहीं से कवर किया रहा होगा। हालाँकि जो आपका क्वेश्चन आया था एलटी प्री में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लासेस से देखने को मिल रहे थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, जो कि आपको बिल्कुल नए लगे होंगे। आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा। जैसे अगर हम रिसर्च की बात कर लें, तो रिसर्च हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा था और कुछ और भी आपके 2-4 क्वेश्चन थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था उनका या जिस लैंग्वेज में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था या मैं यूँ कहूँ कि जो उन्होंने क्वेश्चन तो सीधा-सीधा पूछा था बट जो उन्होंने ऑप्शन रख दिया था उसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है आपको। आपको ये नहीं सोचना है हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको मेंस के लिए तैयारी करती रहनी है, ठीक? तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि जब हमारा एलटी का फॉर्म निकला था, उसी दिन हमने चर्चा किया था कि हमें प्री में किस तरह से लिखना है, मेंस में क्या देना है। एक बार आज हम फिर से चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि हमें मेंस में क्या लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक? तो ये आपकी काफ़ी डिमांड थी, कई दिनों से आप परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ़ हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम आंसर राइटिंग नहीं देखेंगे, बस हम ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत बड़ी क्लास आपकी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप में से जो लोग टीजीटी, पीजीटी यानी कि जो आपका टीजीटी है और जो आपका पीजीटी आने वाला है, जो कि 31,000 प्लस पद हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। देखेंगे अपने पाँचों ब्रांच को, समझेंगे। एक साथ ही हम देखेंगे हमारे पाँचों ब्रांच हैं क्या? हमें उनमें पढ़ना क्या होता है? तो कल की क्लास आपकी थोड़ी-सी लंबी होगी, तो थोड़ा-सा समय लेकर बैठिएगा और कल हम देखेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। आप में से कइयों लोग सोच रहे होंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी? कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए मेंस के लिए? तो देखिए, ये बात ना मुझे पता है और ना आपको पता है। जब आपका आयोग कट ऑफ जारी करेगा, तब सभी को पता चलेगा। उससे पहले सब अनुमान ही लगाएँगे। तो उससे पहले हम करेंगे क्या? अब हम बैठे रहेंगे? अभी हमारे जो
ईएलटी के एग्ज़ाम होने हैं, वो 17 और 18 जनवरी तक होने हैं। फिर इनके आंसर की आएँगे, उसके बाद इनको भी चैलेंज करने का टाइम मिलेगा। देन रिज़ल्ट आएगा, सबका एक साथ आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक या फ़रवरी आपका फर्स्ट वीक या सेकंड वीक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। देन फिर से फॉर्म फिल अप होंगे और आपके फिर से एडमिट कार्ड जारी होंगे, तब आपको एग्ज़ाम देने जाना है मेंस के लिए। तो एक ये मान के चलिए कि कितना भी जल्दी करेंगे फिर भी इनको 2-3 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा, ना? तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना हमें वही है जो हमने प्री में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मैं प्री के सिलेबस को फिर से नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जाएँगे चैनल पर आपको हमने डिटेल में प्री के सिलेबस को डिस्कस किया है जिसमें हमने जो आपके नए पॉइंट हैं उन पॉइंटों के बारे में भी बताया है कि इन सबको पढ़ना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आपके माइंड से स्किप कर गया है कि कौन-कौन सा सिलेबस है आपका, तो आप एक बार जाकर वहाँ पर मतलब आपके सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं, तो आप एक बार जाकर उसे चेक कर सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा मेंस है, मेंस हमें देना क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं कि जब हमने प्री का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें हमसे जनरल स्टडीज़ पूछा था, ठीक? यानी कि जीएस का पोर्शन था हमारा। 30 नंबर का हमारा जीएस का क्वेश्चन था और 120 नंबर के हमारे विषय से संबंधित प्रश्न थे, जिसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, राइट? बट इसमें ऐसा आपका नहीं है। इसमें आपके सिर्फ़ विषय से ही जो आपका वैकल्पिक विषय है, जैसे हम बात कर रहे हैं होम साइंस का, तो हमारा होम साइंस है। जिन्होंने अदर एग्ज़ाम मतलब अदर सब्जेक्ट है जिनके जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उनके अपने विषय से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। इसमें प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी, वो आपकी एक ही होने वाली है। इसमें 2-4 प्रश्न पत्र आपको नहीं मिलने वाले हैं। एक ही प्रश्न पत्र आपका रहेगा, ठीक? समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम आपका है, आपको राइटिंग करनी है। जो हमारा प्री का एग्ज़ाम था उसमें हमने क्या किया था उसमें हमें गोला भरना होता था, ओएमआर बेस हमारा एग्ज़ाम था। लेकिन यहाँ पर हमें लिखना होगा, 3 घंटे लिखना होगा और हम ये कहें तो आपको नॉन स्टॉप लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी है? प्रश्नों की संख्या हमारी 20 है। कुल मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं, जो कुल अंक आपको मिलेंगे, वो 200 अंक मिलने वाले हैं, ठीक? कुल अंक जो आपको मिलेंगे, वो 200 अंक मिलेंगे। कुल आपका जो प्रश्न होगा, वो 20 होगा, जिसमें से 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय, जैसे आपने देखा था कि जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर थे या जब हम हाई स्कूल की बात कर लेते हैं, हाई स्कूल, इंटर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें 4 तरह के क्वेश्चन मिलते थे। 10 या 5 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते थे। 5 या 10 के आस-पास आई थिंक 5 ही रहते थे। अभी नंबरिंग स्किप कर रहा है माइंड से बट आप समझने की कोशिश करिएगा कि 5 हमारे क्या हुआ करते थे, बहुविकल्पीय हुआ करते थे। 5 या 10 हमारे हुआ करते थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे और 5 ही आई थिंक हमारे होते थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे। दीर्घ नहीं 5 हमारे लघु उत्तरीय होते थे और 2 हमें करने होते थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक? तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु और दीर्घ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 2 तरह के प्रश्न मिलेंगे। एक आपको मिलने वाला है लघु उत्तरीय और एक आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपके प्रश्नों की संख्या होगी 10 और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अंक मिलने वाले हैं 8 यानी कि 8 गुणे 10 10 प्रश्न और 8 नंबर के तो 8 दहा में 80 हो गया आपका। शब्द आपके होंगे 125 यानी कि जो हमारा 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे और प्रत्येक
आपके जो प्रश्न होंगे प्रत्येक के लिए उत्तर आपको 125 शब्दों का चुनाव करना है। ठीक? अब आप सोच रहे होंगे कि लघु उत्तरीय में 125 शब्द लिखने हैं, दीर्घ उत्तरीय में कितना लिखना होगा? चलिए आगे चर्चा करते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या? जैसे हम क्या करते थे जब हम हाई स्कूल, इंटर या जब हम ग्रेजुएशन में हुआ करते थे तो करते क्या थे? जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते थे, उनको तो हम 4-5 पेज में लिख डालते थे और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते थे, उनको 2 ढाई पेज या हम कहें तो 1 डेढ़ पेज में ख़त्म कर देते थे। बट यहाँ पर हमें उल्टा करना है। उल्टा का मतलब क्या? उल्टा का मतलब ये कि जैसे जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, तो उनको हमें कम लिखना है। यानी कि उनको हमें बिल्कुल समेट कर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, हमें उन्हें लिखना है। और जो नहीं आ रहे होंगे, उनको थोड़ा-सा हम फैला-फैला कर अपना लिख देंगे ताकि हमारी कॉपी खाली ना जाए। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप हाई स्कूल, इंटर में हुआ करते थे, तो सर और मैम क्या बोलते थे? बेटा कॉपी खाली मत छोड़ना, प्रश्न कोई भी खाली मत छोड़ना, अगर आप कुछ भी लिखे रहोगे, तो आपको नंबर मिल ही जाएँगे, 1-2 नंबर तो मिल ही जाएँगे, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो इस बात को आपको आज भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर को देना है, जो नहीं आ रहा है उसको भी और जो आ रहा है वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये हमने चर्चा की किसकी? लघु उत्तरीय प्रश्न की। चलते हैं अब हम थोड़ा-सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। जैसे जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको हमें 125 शब्दों में लिखना था, लेकिन अगर हम यही बोलें कि हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लिखने हैं, उसमें हमें 200 शब्दों में अपनी बात को कहना है। उससे हमें कितना? 200 शब्दों में अपनी बात को कहना है और इसमें भी हमें 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 12 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि 120 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे और 80 अंक आपको मिलेंगे लघु उत्तरीय में। कुल मिलाकर आपका 200 अंक हो जाएगा। 200 अंक जब आपका हो जाएगा तो यानी कि आपके 10-10 क्वेश्चन हो गए। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 आपका दीर्घ उत्तरीय, 10 में आपको लघु में जो है आपको 80 नंबर मिलेंगे टोटल और अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय में तो इसमें आपको 120 अंक मिलने वाले हैं टोटल। कुल मिलाकर आपको 200 अंक यहाँ पर मिल जाएँगे। ठीक? अब आप सोच रहे होंगे हमारी आंसर राइटिंग हम कैसे करें, कॉपी कैसी आती है? तो ये बात हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जब आपके एलटी का फॉर्म आया था, विज्ञापन जारी हुआ था, जब हमें ये पता चला था कि एलटी में प्री और मेंस दोनों होंगे, तभी वहाँ पर हमने चर्चा कर लिया था कि मेंस किस तरह से लिखा जाता है। बट अभी मैंने आपके लिए एक इमेज डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालाँकि ये आपके यूपीएससी का है और जैसे ये फॉर्मेट है आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक एलटी का मेंस हुआ नहीं था तो मुझे कैसे पता? तो जिन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है जो पीसीएस वाले एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं या आपके अगर आस-पास में कोई ऐसा होगा जिन्होंने इससे पहले जीआईसी जो लेक्चरार का एग्ज़ाम था उसको दिया था, तो उसमें मेंस के लिए ऐसी कॉपी आती है, उसमें मेंस ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है और ये जो लाइन आपको दिख रही, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। लिखना आपको कहाँ है? यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ पर मतलब ये मैं आपको अभी मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ, बट मैं मार्केट जाऊँगी, आपके लिए ऐसी कॉपी लेके आऊँगी और उसमें लिख के आपको यानी कि मैं आंसर राइटिंग करके भी आपको दिखाऊँगी। तो जब हम अपने हाथ से लिख कर आंसर राइटिंग करेंगे मतलब फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बट अभी के लिए आप इस बात को समझिए कि आपकी कॉपी इस फॉर्मेट में होगी। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा यहाँ पर और आपके लिए स्पेस छोड़ा रहेगा, आपको यहाँ पर आंसर लिखा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पेज मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन दे दिए जाएँगे और आपको आंसर अपने मन से लिखना है जितनी में आपकी इच्छा हो उतने में भरें, नहीं। आपको लिमिटेड जो है स्पेस मिलेगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है।
आपको अपने मेन पॉइंट को बस इन्हीं मतलब ये आपकी पूरी ए4 जो साइज़ की आपकी कॉपी आती है, वो आपकी पूरी होगी। अगर अभी के लिए आपके पास वो कॉपी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास जो भी एक प्लेन अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, प्लेन कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपकी कॉपी इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। तो आपको अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना पसंद करते होंगे या लिखते भी होंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस तरह की कॉपी में आपको आदत डालनी है। नहीं तो होता क्या है कि जब आप प्लेन कॉपी में लिखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, यहाँ से ऐसे-ऐसे यहाँ पहुँच जाता है या यहाँ से ऐसे-ऐसे यहाँ पहुँच जाता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा-सा समय देना है अपनी स्पीड को बढ़ाना है, लिखने की कोशिश करना है। एक और जो लिखने का तरीका होगा मतलब हमें इस तरह से लिखना है कि जो है पढ़ने वाले को समझ आ जाए क्या लिखा गया है। वहाँ पर आपको सजा-सजा के नहीं लिखना है, ठीक? तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रही हूँ। बाकी जब आंसर राइटिंग हम करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको कहाँ से करवाऊँगी मैं पहले ही बता देती हूँ। जो हमारे पास बुकें हैं वैसे आप में से जो लोग नए हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि कल हमारी एक एक सेशन होगा हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-कौन सी बुकें पढ़नी है और उन बुकों में एक्चुअली है क्या-क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो लोग नए हैं वो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक? चलिए, तो आप यहाँ पर आंसर राइटिंग करना आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अपने आंसर की या रिज़ल्ट का वेट ना करिए क्योंकि हमें लिखे हुए काफ़ी समय हो गया। वैसे जब हम पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अभी लिखना है। तो जो आपकी बुकें हैं, उन बुकों में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि आपके लिए कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाऊँगी, जिसमें आपको मैं लिख कर बता सकूँ कि किस तरह से हमें लिखना है। फिलहाल के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाकर कर सकते हैं, ठीक? चलिए, ये तो हमने बात की कि हमें लिखना है, कैसे लिखना है। चलिए, अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? जो कि हमें अभी से रखना है ध्यान। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम टाइम पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप अभी से सिर्फ़ और सिर्फ़ काले, नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करिए। आप मार्केट में जाइए, कोई भी रैंडम आपको जो भी पेन बहुत अच्छे से चले, स्मूथली चले, ऐसा पेन ले लीजिए और लिखने की हैबिट डाल दीजिए। कलरफुल पेनों का उपयोग ना करिए, मतलब ये नहीं कि नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हम तमाम प्रकार के पेन का उपयोग करके और जो है अपने कॉपी को सजा-सजा के लिखें, नहीं। हमारे पास समय बहुत कम होगा, हमें लिखना बहुत कुछ होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, तो वहाँ पर हमें सजाने का टाइम नहीं मिलेगा और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ काले नीले पेन का ही उपयोग करना होगा। आप सभी से मेरी ये विनती है कि स्केच हो गया, जेल पेन हो गए, इन सब का उपयोग ना करें क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा स्केच वग़ैरह होते हैं, तो ये फैलते हैं, इनकी इंक जो होती है, वो फैलती है। और जो आपके जेल पेन होते हैं, ये भी कभी-कभी फैलता है और लिखने में उतना अच्छा नहीं चल पाता है जो मेरा अनुभव है। ये जो जेल पेन होते हैं, उतने अच्छे से या उतनी स्मूथली तरीके से नहीं चलते हैं जितना आपका ये बॉल पॉइंट पेन चलता है। तो आप अभी से क्या करेंगे, प्रतिदिन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये कोशिश करिए कि आप जो है 1 या 2 आंसर राइटिंग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हाई स्कूल, इंटर कोई जो आपकी ये बुकें आती हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट ये भी ज़रूरी है। हालाँकि अभी आप सबसे पहले लिखने पर फ़ोकस करिए, आप लिखना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, ठीक? तो अभी टाइम मैनेजमेंट उतना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले हमें लिखने का अभ्यास होना चाहिए। अदरवाइज़ जब हम 1 घंटे लगातार लिखते हैं, 1.5 घंटे, तो हमारा बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं होता है।
ऐसे में अगर आपको 3 घंटे लिखने हैं, तो अगर अभी से आप 1-1 घंटे अभ्यास करेंगे, तब जाकर कहीं 1 महीने बाद आप 2 घंटे, 3 घंटे लगातार बैठकर लिख पाएँगे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किन अब जैसे हमें हम जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, तो हमें अपने ऐसे पॉइंटों को नहीं छोड़ना है, जो हमें नंबर दिलवाएँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अ, कोई भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अगर उठाएँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन कि जानतव जगत से प्राप्त होने वाले रेशे के निर्माण की विधियों का वर्णन और उनके उपयोग का वर्णन कीजिए, या निर्माण की विधियाँ और उनके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसमें 2 पेज आराम से लिख देंगे कि रेशम जो है या ऊन की बात कर लें या रेशम, यही हमारे जानतो जगत से प्राप्त होने वाले 2 रेशे होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इनका उपयोग क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, ठीक? तो आप ऐसे ही मतलब 3-4 चीज़ों को एक में समाहित किया जाएगा। हालाँकि आपको अभी बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, मैं आपको बीच-बीच में मैं आपको पहले ही बता दूँ कि लगातार तो आपकी क्लासेस नहीं हो पाएँगी, बट हाँ, मैं बीच-बीच में आपको कुछ न कुछ आंसर राइटिंग करवाती रहूँगी, ठीक? तो ये हमारे जो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंसर राइटिंग को लेकर परेशान थे, तो मैं उनको पहले ही बता दूँ बहुत ज़्यादा अभी आप परेशान ना होइए, अभी आप बस लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक? और एक बार हमारी आंसर की आ जाए, कट ऑफ जारी हो जाए, कितने लोग मेंस के लिए बुलाए जा रहे हैं, मतलब कितने तक लोग बुलाए जा रहे हैं, तो एक हमारा आइडिया हो जाएगा। बाकी जो आपका 31,000 पद आने वाला है, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। कल हमारा एक क्लास होगा। कल की क्लास हमारी लंबी होगी, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे कि होम साइंस में हमें पढ़ना क्या है, पाँचों ब्रांच के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पाँचों ब्रांच के जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो ये मान के चलिए कि कल की क्लास आपकी 2 घंटे से कम की नहीं होने वाली है, तो थोड़ा-सा समय लेकर बैठिएगा। और अगर आप ज़्यादा समय नहीं लेकर बैठ पाएँगे, तो बता दीजिएगा, हम उसे 2 पार्ट में कर लेंगे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँ। क्योंकि आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पर इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस विद प्रैक्टिस सेट और आई थिंक 8 से 10 मॉडल पेपर भी आपके करवाए गए हैं। और आप में से जिन्होंने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ टीजीटी, पीजीटी का ही लेकर पढ़ा था, टीजीटी, पीजीटी के लिए यहाँ पर पढ़ाई की थी, वो भी एलटी में एक अच्छा स्कोर कर सके होंगे, ऐसा मेरा मानना है क्वेश्चन देखने के बाद। बट हाँ, जो ऑप्शन उन्होंने रखा था, उसमें थोड़ा-सा आपको सोच-विचार करने की आवश्यकता थी। बाकी आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी थे, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे या जब हम क्लासेस ले रहे थे, तो आप कह रहे थे कि मैम इतना ईज़ी क्वेश्चन मत करवाइए, इतना ईज़ी क्वेश्चन मत करवाइए। लास्ट में हुआ क्या? लास्ट में आपने देखा होगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, ऐसे क्वेश्चन जो हम अमूमन छोड़ देते हैं। बट अगर आपको ध्यान हो, आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, तो मैं आपको छोटे से छोटे पॉइंट पर भी डिस्कस कर रही थी। हमने छोटे से छोटे प्रश्नों को भी डिस्कस किया था। जैसे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कौन-कौन से प्रकार के हैं, या प्रश्नों के माध्यम से हमने बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चनों को भी देखा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको जो हमारा न कक्षा 9, 10, 11, 12 जो आपकी एनसीईआरटी और जो आपकी एससीईआरटी की बुकों में प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हमने समाहित किया था। किया था ना? इन सब से संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आज का जो सेशन हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी बातें रह गई हैं, अब देखिए सारी बातें तो एक साथ नहीं हो पाती हैं। जो भी बातें हमारी रह गई हैं, उनको हम जब आंसर राइटिंग करेंगे, तो साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी थ्योरी की क्लासेस हुई हैं, उनको रिवाइज़ करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं मज़बूत होगा, जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे, बेसिक चीज़ों को नहीं ध्यान रख पाएँगे, आंसर राइटिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर
आपको बातें समझ में आई हैं, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप में से जो लोग भी आने वाली टीजीटी, पीजीटी 2026 के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक? चलिए, तो आज के लिए हम बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर एक ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक? तो अगर आप में से किसी को भी टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक? और साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं तो अपने क्वेश्चन भी मेरे पास भेज सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक? चलिए, तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में टीजीटी, पीजीटी जो हमारे 31,000 प्लस पद आने वाले हैं, उनको लेकर। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी सूचना ज़रूरी सूचना ये, हालाँकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था, जिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की होगी, जैसे आपने मेल की जगह फीमेल कर दिया या आपने मतलब ऐसी जो बेसिक सी गलतियाँ आपने कर दी हैं, उनको सुधारने के लिए आयोग ने आपका पोर्टल खोल दिया है। कल से ही आपका पोर्टल खुल गया है। 7 जनवरी आई थिंक आपका डेट दिया है, 7 जनवरी तक खुला रहेगा। इस बीच में जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक? तो आप में से अगर किसी के भी फॉर्म में कोई भी दिक्कत आई है, तो वो जाकर एक बार अपना कैफ़े पे अपना जो भी गलत हुआ है, उसे करेक्ट करवा सकते हैं। बाद में क्या दिक्कत हो, क्या मौका मिले कि ना मिले, जो भी हो, तो अभी आपको मौका मिला है तो एक बार अपने फॉर्म को करेक्ट करवा लीजिए अगर किसी का गलत हुआ है वो, ठीक? चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिना किसी चिंता के कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है, सब तुक्का मार रहे हैं, सब सिर्फ़ एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतने तक जाएगा, उतने तक जाएगा। ना मुझे पता है, ना आपको पता है। जब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता है, ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।